10 साल पहले की बात है, 24 मार्च 2015 सुबह 10 बजे जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बार्सिलोना स्पेन से उड़ान भरती है डुसलडॉर्फ जर्मनी के लिए। 2.5 घंटे की ये रूटीन फ्लाइट, 150 पैसेंजर, बढ़िया वेदर। फ्लाइट की कप्तानी कर रहे होते हैं कैप्टन पैट्रिक सॉटनहाइमर और को पायलट हैं आंड्रियास ल्यूबिट्स। उड़ान का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। 10:30 बजे एटीसी के साथ संपर्क होता है रूटीन रूट कॉन्फर्मेशन के लिए। ठीक उसके बाद कैप्टन कॉकपिट से बाहर जाते हैं वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए। 10:31 AM कैप्टन के बाहर जाते ही को पायलट आंड्रियस फ्लाइट के ऑल्टीट्यूड को उसके क्रूजिंग 38,000 फीट से सिर्फ 100 फीट के लिए सेट कर देते हैं और फिर वो प्लेन का स्पीड बढ़ाने लगते हैं। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 अब तेजी से नीचे गिरने लगता है। 4000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे जाने लगता है। एटीसी को अपने रेडार पर यह बात साफ दिखती है। वो फ्लाइट के साथ बार बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंड्रियस जवाब नहीं देते हैं। प्लेन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 10:34 कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में साफ सुनाई देता है कि कैप्टन कॉकपिट में अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बजर लगाते हैं, फिर जोर से नॉकिंग करते हैं, लेकिन आंड्रियस किसी को भी अंदर आने नहीं देते हैं। कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर देते हैं। 10:39 कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई है, एक ऑनबोर्ड एक्स जिसे रखा जाता है उससे भी, लेकिन यह असफल प्रयास रहता है। इस सब के बीच में आंड्रियास बिल्कुल खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है। रिकॉर्डर में यह बात दर्ज होती है। 10:40 AM फ्लाइट के कंप्यूटर्स अब टेरेन पुल अप की आखिरी चेतावनी देने लगते हैं। जोर जोर से अलार्म्स बजने लगते हैं कॉकपिट के अंदर, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं था प्लेन को। 10:41 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 700 किलोमीटर की रफ्तार से फ्रेंच ऑल्प्स में टकराती है। 150 जाने। नाजरीन, आज हम रिएक्शन देंगे कि किस तरह जो है ना प्लेन क्रैश हुआ है। इसके बारे में जो है ना आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर आखिर में इसके ऊपर जो है ना अपना रिएक्शन देंगे। 1 सेकंड में चली जाती हैं। क्रैश के बाद फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि एंड्रियस एक पर्सनल क्राइसिस और एक साइकियाट्रिक कंडीशन से जूझ रहा था। चुपके चुपके मेडिकेशन ले रहा था। क्रैश से पहले वो मेडिकेशंस पर था, वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहा था, लेकिन एयरलाइन को यह बात नहीं मालूम चल पाई। एंड्रियस को डर था कि उसकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, लेकिन यह सिर्फ उसका मानसिक भ्रम था। जर्मन विंग्स क्रैश पिछले एक दशक में शायद सबसे चौंका देने वाला कंफर्म्ड पायलट मर्डर सुइसाइड केस बन जाता है, लेकिन वो इकलौता ऐसा केस नहीं होता। उससे ठीक 1 साल पहले मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 गायब हो जाता है, रेडार स्क्रीन से और दुनिया से। हालांकि आज तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन लीडिंग थियरी तो यही है कि कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर फ्लाइट 370 को समुंदर में क्रैश करा दिया। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक स्टडी ने पाया कि 2011 और 2020 के, अगर आप टाइम पीरियड को कंसीडर करो, उस दशक को कंसीडर करो, तो कमर्शियल पायलट मर्डर सुइसाइड हवाई दुर्घटना का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गया था। और यह तब जब हवाई यात्रा हमारे लिए और भी सुरक्षित हो रही है, सेफ हो रही है, डेथ्स कम हो रही हैं। अब AI-171 के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से पायलट्स के एक्शन पर इन्वेस्टिगेशंस की नजर जा रही है। बिना ये बोले कि पायलट्स की गलती है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसने पायलट्स को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे एक्चुअली तो एक बवाल मच गया है। पूरा देश और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स अब दो गुटों में बंट चुके हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको यह तो दिखा दिया था कि AI-171 के आखिरी क्षणों में क्या हुआ था और कौन कौन सी चीजें हैं जो अब शक के दायरे से बाहर है। यह सब हमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की इंफॉर्मेशन से अब मालूम चल चुका है। अब सारा फोकस फ्यूल कट ऑफ स्विचेस पर है, जिसके वजह से AI-171 के इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक गुट मानता है कि स्विचेस को जानबूझकर ऑफ किया गया है। दूसरा मानता है कि हमें सारे पॉसिबिलिटी, सारे जो पहलू हैं, पहले उन्हें जांचना होगा, उसी के बाद हम पायलट या पायलट्स को दोषी करार दे सकते हैं। वैसे में भी
पायलट्स तो आज जिंदा नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और रात के 1 बजे चुपचाप आपने जो ये रिपोर्ट को रिलीज किया है, वो भी बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना जवाब दिए, उससे मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। किसी के हस्ताक्षर नहीं है इस रिपोर्ट पे, रिपोर्ट के अंदर भी काफी गलतियां हैं। ये रिपोर्ट कुछ अहम चीजों के बारे में बिल्कुल खामोश रहता है, जैसे रैट को डिप्लॉय एग्जैक्टली कब किया गया था, इंजन फेलियर एग्जैक्टली कब हुआ था, पायलट्स के बीच में पूरी बातचीत क्या हुई थी, क्या फ्यूल कट ऑफ स्विच की आवाज सुनाई दी गई थी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जवाब कम है, सवाल ज्यादा उसने खड़े कर दिए हैं, और इन सवालों को जल्द से जल्द सुलझाना हमारी देश की छवि के लिए, क्रैश विक्टिम के फैमिलीज के लिए और दुनिया भर के पैसेंजर्स जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 171 का हादसा एक हार्डवेयर का प्रॉब्लम था या एक ह्यूमन प्रॉब्लम था, जानबूझ के किया गया था? ये जो लोग बटे हैं दोनों गुटों में, इन दोनों गुटों को, इन दोनों थ्योरीज को आज समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन एविएशन सर्कल्स में तब तहलका मच गया जब जाने माने एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद इस बात को अपनी तरफ से साफ कर दिया कि ये जो कट ऑफ स्विचेस हैं इनको मैन्युअली टॉगल किया गया है, जानबूझ के इंजन्स को उसका फ्यूल सप्लाई बंद किया गया है, क्योंकि इन स्विचेस के साथ गलती से छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। अब क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरी बातचीत पायलट्स के बीच में तो दर्ज नहीं की गई है, हमें बताया नहीं गया है, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल पायलट्स हैं, एविएशन एंथुसियास्ट्स हैं, जो वॉचर्स हैं, वो इस लिमिटेड डेटा का इस्तेमाल करके कट ऑफ की टाइमिंग को देखकर स्विचेस के ऑन ऑफ पोजीशन के बारे में सिर्फ एक गेसवर्क कर पा रहे हैं और ये निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हां, ह्यूमन इंटरवेंशन ही हुआ होगा। और ये दोनों स्विचेस के बीच में ये जो ऑफ होने का 1 सेकंड का जो टाइम गैप है वो ह्यूमन एक्शन को इमिटेट करता है। सो उनका कहना है दिस इज डिलिबरेट। दूसरा अहम सवाल जो आता है, अगर ये सॉफ्टवेयर इशू था तो 10 सेकंड बाद जो फ्यूल स्विचेस ऑफ हुई थी वो वापस ऑन भी तो होती हैं, उसे क्या चीज एक्सप्लेन कर सकता है? 10 seconds after the fuel control switches were placed to cut off, 10 seconds is pretty quick. It wasn't quick enough, but There's a 10-second gap in here between the time it went off and back on. Number one, why would you discuss it? Why? This is no time for discussion and 20 questions and asking him, why did you do that? The easy answer is turn it back on immediately. AI 171 क्रैश में 50 से ज्यादा ब्रिटिश सिटीजन्स भी मारे गए, तो केस इंग्लैंड में भी क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है और वहां भी हेडलाइंस की तलाश में डेली मेल ने देखो क्या छाप दिया। हेडलाइन ये बोल रहा है, डिड द डिप्रेस्ड एयर इंडिया पायलट डेलिबरेटली क्रैश द प्लेन किलिंग 260 पीपल बिकॉज हिज मदर डाइड। सोर्सेस का हवाला देते हुए अखबार ने यह छाप दिया कि कैप्टन सबरवाल की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फ्लाइंग ड्यूटी से उन्होंने मेडिकल ब्रेक लिया हुआ था, अपनी मां के देहांत के बाद बेरीवमेंट लीव भी लिया हुआ था और बुजुर्ग पिता की देखभाल भी वो कर रहे थे, कुछ दिनों में रिटायर भी होने वाले थे। लेकिन क्या हम कुछ सोर्सेस का हवाला देकर किसी के पूरे करियर को इस तरीके से कलंकित कर सकते हैं? क्या यह सबूत है AI 171 जानबूझकर क्रैश कराया गया था? इस थ्योरी के समर्थक जो हैं वो आपको एरोस्पेस मेडिसिन एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस में छपे एक 2016 की रिसर्च आपको दिखा देंगे, जो ये बताती है कि 1999 और 2015 के बीच में 65 पायलट सुइसाइड्स दर्ज की गई हैं, कई बार पैसेंजर्स के बिना, कई बार पैसेंजर्स के साथ, जैसे कि जर्मन विंग्स। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा जाने गई हैं ऐसे दुर्घटनाओं में। तो ये रेयर है लेकिन यह असंभव नहीं है, खासकर कि हमारे देश में या फिर चाइना में, जहां मेंटल हेल्थ को तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है, तो कोई पागल नहीं कहलाना चाहता है, तो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट तो आप भूल जाओ। तो इसका मतलब है कि क्या मैं भी ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं भी यही मानता हूं, क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की थ्योरी को मैं मान लूं, केस को बंद कर दो भैया, पायलट्स की गलती है, खुद ही ये सब काम किया है। मैं ये चीज मान लेता जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मान बैठते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं मान पा रहा हूं क्योंकि मुझे बोइंग और एयरक्राफ्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके कमीनेपन का कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास। मैं मान लेता अगर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होता इसने दर्ज किया होता कि पूरा कॉन्वर्सेशन तो बता देता। मैं मान लेता कि ये बात अगर बोइंग की पहले की जो धांधली है उसके बारे में मुझे मालूम ना होता। मैं बात कर रहा हूं 2018-2019 दो नए मैक्स 737 जेट्स जो क्रैश कर जाते हैं, और क्रैशेस के बाद भी देखिए बोइंग की जुर्रत को। बोइंग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कैलहॉर्न न्यूयॉर्क टाइम्स को क्या बताते हैं कि अरे ये इंडोनेशिया, ये इथोपिया के पायलट्स के पास एक्सपीरियंस कहां है,
मैं कोट कर रहा हूं, हैरान मत होइएगा। दे डोंट हैव एनीवेयर नियर द एक्सपीरियंस दैट पायलट्स इन द यूएस हैव। उन्होंने माना कि बोइंग की गलती है। बोइंग की गलती यह थी कि बोइंग ने सोचा कि पायलट्स में इतनी समझ होगी कि अगर सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन करता है तो वो अपने स्किल्स से इसको काउंटर कर लेंगे, लेकिन वो तो नालायक निकले अकॉर्डिंग टू बोइंग। वो फेलियर बाय द वे बाद में समझ में आती है कि बोइंग की किया कराया था, बोइंग का डिजाइन फ्लॉ था, वो एमकैस सॉफ्टवेयर जिसके बारे में पायलट्स को बताया नहीं गया था, वो सिचुएशन और फॉल्टी सेंसर जिससे रिकवर करना नामुमकिन था। लेकिन अगर आप 2018 2019 के हेडलाइंस को टटोलोगे तो आप जानते हो क्या पाओगे? ठीक जो आज आपको दिख रहा है, पायलट्स पर ब्लेम लगा दो और लोग उसको मान भी लेंगे। आज जैसा हो रहा है उस समय भी पायलट एसोसिएशंस ने बोला कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ये बात किसी को बचाने की नहीं है, ये बात सेफ्टी की है, लोगों की जिंदगियों की बात हो रही है। पायलट्स पर इल्जाम लगाकर आप चीजों को इस तरीके से छुपा नहीं सकते हो। उस समय भी अमेरिकन एयरलाइंस यूनियन ने वार्निंग दी थी, आज भी दे रही है। आज इंडियन पायलट एसोसिएशंस ने भी इमीडिएटली वार्निंग निकाला कि ये जो जल्दबाजी आप कर रहे हो, पायलट्स पर इल्जाम लगा रहे हो, ये सुइसाइड जो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये एयरलाइन सेफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है एंड दिस इज नॉट फेयर। जब बोइंग 737 मैक्स में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तब पता चला कि बोइंग का कितना ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो रहा था, कितनी ज्यादा धांधली हो रही थी, कैसे लोगों को चुप कराया जा रहा था, खरीदा जा रहा था, कैसे फॉल्टी सेंसर से एमकैस सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता और प्लेन को एक डेडली डाइव में डाल देता। फिर जब प्रमाण सामने आया तो बोइंग ने नाना करते हुए पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सच बाहर आते आते, मेरा मतलब है पूरा सच बाहर आते आते और भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन जब पूरा सच बाहर आया तो बोइंग की रेप्यूटेशन और एफएए की रेप्यूटेशन, जिसका काम है ये सारी चीजों को रोकना, एयरलाइंस को चेक करना, एविएशन के रूल्स मेंटेन करना, पता चला वो भी बोइंग के हाथ बिकी हुई है। तो उसके बाद सालों से फ्रॉड चार्जेस तो लगे हुए हैं बोइंग के ऊपर। बोइंग पर पूरा एपिसोड हमने बनाकर रखा है उनके काले करतूतों पर, वो समय मिले तो उसको देख लीजिएगा, फिर आप समझ जाओगे कि उनकी बातों पर तो यकीन नहीं करना है। लेकिन नेट अगर इन्वेस्टिगेटर सबसे आसान एक्सप्लेनेशन आपके सामने परोस रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत ना होगी, ना एयरलाइन को दिक्कत होगी, ना प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिक्कत होगी, ना सरकार को दिक्कत होगी, तो उस आसान एक्सप्लेनेशन को मैं पकड़ूंगा और डस्टबिन में फेंक दूंगा, जब तक ना कि मेरे सामने और आपके सामने भी सबूत हो, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग हो। देशभक्त पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर, डेलिबरेट एक्शन कल नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता, प्रमाणित नहीं हो जाता, इस बात को बिल्कुल मत मानिए। और इसके लिए काफी ठोस रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अब चाहे आप ह्यूमन फेलियर के पक्ष में हो या हार्डवेयर फेलियर के विपक्ष में हो, दोनों साइड ये बात तो मानते हैं कि ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये अपने आप में ही एक क्रैश डिजास्टर है। जिसे गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाना था उसने मैटर को इतना गंदा, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। 5 वजह बताता हूं। नंबर 1, कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया है बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, या जिसे AAIB कहा जाता है, कि भैया जो जेन्युइन सवाल हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, जो पायलट एसोसिएशन सवाल पूछ रही है, उसका जवाब दिया जाए। अरे जाओ, हम नहीं जवाब देते, पूछ लो तुम्हें जितना सवाल पूछना है, हाँ ठीक है इंफॉर्मेशन में गैप है, होने दो, कुछ नहीं तुम हमारा बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब आपके पास आएगा नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट जब आप दोगे नहीं, सवाल जब आप लोगे नहीं, तो उससे क्या होगा? स्पेकुलेशन होगा। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में वही स्पेकुलेशन हो रहा है। 1 महीना हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ब्रीफिंग की, वो भी सवाल नहीं लिया। 14 जून को 2 दिन क्रैश के बाद एक छोटा सा ब्रीफिंग लिया, सवाल लेने से मना कर दिया। अब जब आपके पास ये हो रहा है तो हर बंदा डेटा को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और लोग इसीलिए बट रहे हैं। नंबर 3, भाई एक बात बताओ, एक लाइन जो आपने स्टेटमेंट कैप्चर करके रिलीज किया है वो भी एग्जैक्ट कोट नहीं है, पैराफ्रेज करके आपने रिलीज किया है। क्या पूरे 30-40 सेकंड में पायलट्स के बीच में और कोई बातचीत नहीं हुई थी? आपके पास वो रिकॉर्डिंग है, आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हमें दी? आपने ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं दिया? सिर्फ कट ऑफ वाले लाइन को ही क्यों रिलीज किया है? तो इस तरीके से जब आप पैराफ्रेज करके कुछ रिलीज करोगे, वो भी टाइम स्टैंप नहीं दोगे, तो इसका मतलब है कि कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप छुपा रहे हो, वो आप हमें बता नहीं रहे हो। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्विच को टॉगल किया गया था या नहीं। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, आपका टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम होता है और बहुत ही साउंड सेंसिटिव होता है, सारी बातें पिकअप करता है, आवाजें पिकअप करता है। इसको डिजाइन इसीलिए किया गया है इस तरीके से। ये जो स्विचेस हैं
ये जो कट ऑफ स्विचेस हैं ये काफी क्लंकी हैं, इनमें स्प्रिंग लोडेड होता है, आवाज आती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में आवाज आई थी या नहीं, उससे कितनी सारी गुत्थियां सॉल्व हो जाएंगी कि स्विच को मैन्युअली ऑफ किया गया था या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट कहती है इट ट्रांजिशनड। ट्रांजिशन का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। ट्रांजिशन का मतलब यह भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ने ट्रांजिशन किया हो या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ने ट्रांजिशन किया हो। ट्रांजिशन का मतलब यह नहीं होता है कि स्विचेस को ऑफ पोजीशन पे डिलिबरेटली डाला गया है। एंड फाइनली कोई क्लियर एक्शन पॉइंट ना लेना, यह सबसे अचंभे की बात है। प्रीवियस एपिसोड में भी हमने यही बताया था कि जब इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स क्रैश करता है तो इथोपियन अथॉरिटीज ने काफी सारा सीवीआर, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इंफॉर्मेशन होता है, उसको रिलीज किया था। इससे यह बात समझ में आती है कि वहां कोई डिजाइन प्रॉब्लम थी उस बोइंग 737 मैक्स को लेकर, और इसी के बाद सारे बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को दुनिया भर में ग्राउंड करा दिया गया था। यहां बात हो तो रही है फ्यूल स्विचेस के बारे में, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं नहीं, इसमें चेक करने की कोई दरकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक ही कहना था कि भैया रिपोर्ट में अगर यह चीज बाहर निकल रही है तो आप दुनिया भर में एक प्रिकॉशन, एक चेकलाइट तो डाल दो कि अरे भाई सब लोग अपने अपने फ्लाइट्स में ये चीज जरूर चेक कर लेना, यहां एक संभावना आती है। लेकिन रिपोर्ट ने ये नहीं किया। क्यों भाई? बोइंग का नाम बचाना था इसीलिए। लेकिन थैंकफुली ये रिपोर्ट को उतना कोई ट्रस्ट नहीं करता है, इसीलिए रिपोर्ट आने के बाद एहतियात ने सबसे पहले अपने सारे बोइंग जेट्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया। फिर साउथ कोरिया में ये ऑर्डर आया और फाइनली कहीं ना कहीं आंखों में शर्म आई होगी तो डीजीसीए ने भी बोल दिया कि हमारे देश में भी सारे एयरक्राफ्ट्स के, ये बोइंग एयरक्राफ्ट्स के ये स्विचेस को चेक किया जाएगा। कम से कम थैंकफुली अब ये काम कर रहे हैं कि कहीं और कोई खतरा मंडरा रहा होगा तो उसको तो हम पहले पकड़ ले। अब आते हैं हार्डवेयर फेलियर। तो अगर आप और आपका मन इस बात पर सेट हो गया है कि नहीं नहीं, ये तो ह्यूमन फेलियर है, ये तो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जानबूझ के किया है, डिलिबरेटली फ्लाइट को क्रैश कराया है, कंस्पिरेसी थ्योरी में मजा भी और ज्यादा आता है। तो मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। और पिछले 2 दिनों में हम लोग यही सिनेरियोस खेल रहे हैं देश भर पर। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह बात नहीं बताई गई है कि किस मोमेंट पर, किस क्षण पर, कितने सेकंड्स पर इंजन का आउटपुट गिरने लगता है तेजी से। क्योंकि कई लोगों का तो यह मानना है एविडेंस देखकर, सीसीटीवी फुटेज देखकर, कि प्लेन जैसे ही हवा में उड़ता है रैक डिप्लॉय हो जाता है, यानी टेक ऑफ करते करते ही इंजन फेल हो जाती है, कुछ सेकंड बाद नहीं, टेक ऑफ के समय ही। अब इंजन का पावर अगर घटता है तो पायलट्स की ट्रेनिंग उन्हें क्या कहती है? पायलट्स की ट्रेनिंग उन्हें यह बताती है कि अगर इंजन का पावर तेजी से घट रहा है तो फ्यूल स्विच को ऑफ करो, उसको इंजन को फिर से रीलाइट करो। और ये 4 सेकंड का डिले भी समझाता है कि एक के बाद एक इंजन को फिर से ऑन कैसे किया गया। दोनों इंजन को वापस फ्यूल दिया गया था, इंजन को रीलाइट करने की कोशिश की गई थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, जैसा हमने पिछले एपिसोड में समझाया था। उनके पास बस हाइट नहीं था, नहीं तो ये भी एक क्लोज कॉल होता, ये फ्लाइट वापस आ जाती सेफ एंड साउंड। एजेंसी ने इस बात को भी क्लियर नहीं किया है कि एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर या EAFR, ये जो ब्लैक बॉक्स है, उसने ये सिग्नल दर्ज करती है क्या कि स्विचेस को ऑफ कर दिया गया है, या ये एक्चुअल फिजिकल स्विच का पोजीशन को दर्ज करती है कि नहीं नहीं ये पोजीशन ऑफ है, पोजीशन ऑन है। क्योंकि अगर सिर्फ सिग्नल दर्ज करती है, 787 जैसे बड़े विशाल कॉम्प्लिकेटेड प्लेन में बहुत और भी तरीके हो सकते हैं जिससे एक सिग्नल से फ्यूल सप्लाई को काटा जा सके। 787 जैसे मॉडर्न जेट्स में FADEC सिस्टम पर चलते हैं। ये फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम होता है। बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं जो इंजन को पूरा मैनेज कर रहे होते हैं जिससे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाए इंजन। थ्योरेटिकली FADEC में कोई अगर प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, कोई एरर हो तो फ्यूल सप्लाई बंद हो सकती है। दूसरी संभावना थ्रस्ट कंट्रोल मैलफंक्शन अकोमोडेशन या TCMA सिस्टम। जैसे 737 मैक्स में MCAS सिस्टम लगा था, यह सिस्टम भी उसी तरीके के काम करती है कि थ्रस्ट, इंजन के थ्रस्ट को वो मैलफंक्शन होने से रोकती है। लेकिन अगर MCAS के तरह अगर सिस्टम में गलत इनपुट जाए, अगर सिस्टम में गलत सिग्नल जाए, अगर एयरक्राफ्ट का पोजीशन, अगर एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड, उसकी गलत रीडिंग मिले इस कंप्यूटर को, इस सिस्टम को, तो इंजन थ्रस्ट कम की जा सकती है बिना पायलट के अनुमति के, बिना पायलट के जाने भी। फिर आता है विवादास्पद इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्ट सिस्टम EWIS। 787 जैसे विशाल और कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट में मीलों तार लगे होते हैं, तार बिछे होते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट उड़ता है, कम्युनिकेशन होता है, नेविगेशन होता है। जैसे जैसे प्लेन पुराना होने लगता है, इन वायरिंग सिस्टम्स में फॉल्ट आ सकती है, खासकर की बोइंग में, क्योंकि वहां तो विसल ब्लोअर्स ने हमें साफ साफ बोल के रखा है
कि जल्दबाजी के चलते बहुत एयरक्राफ्ट्स में वायरिंग ठीक से नहीं की गई थी, शार्प एजेस के ऊपर से वायरिंग की गई थी, मेटल पीसेस पड़े हुए थे उनके बीच से वायरिंग की गई थी, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। मैंने ये कुछ पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए आपके सामने रखे हैं जिससे ये बात आपको साफ हो जाए कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी बहुत कुछ है। पायलट्स को बाद में हम ब्लेम कर सकते हैं, पहले प्लेन की पूरी जांच होनी चाहिए, खासकर कि बोइंग जैसी घटिया रिकॉर्ड वाली कंपनी जिसमें उसने अमेरिकन एफएए या फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने मुट्ठी के अंदर ही रखा था। और अगर ह्यूमन एरर मान लेते हैं, अगर ह्यूमन एरर मान भी लिया तो इन आंकड़ों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए यह पता लगाया कि पिछले 5 सालों में 60 से भी ज्यादा इंजन फेलियर रिपोर्ट्स हो चुकी हैं हमारे देश में। यानी आप समझ के देखिए, हर महीने एक एयरक्राफ्ट होता है जिसका एक इंजन फेल कर जाता है, और 11 बार ऐसा हो चुका है कि पायलट्स ने मेडे 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 डिस्ट्रेस कॉल दिया है पिछले 17 महीनों में। मेडे आप हल्के में मत लीजिए, सबसे सिवियर सिचुएशन में दिया जाता है जब प्लेन की क्रैश की संभावना होती है। लेकिन इन सारे केसेस में एक इंजन के बल पर फ्लाइट सेफली वापस लैंड कर जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, जब इतना वन सिंगल इंजन फेलियर कॉमन हो गया है तो 2 इंजन फेलियर सोचना इतना इंपॉसिबल है क्या? हमें सारे इसीलिए एंगल्स को एक्सप्लोर करना होगा। पूरी दुनिया आज देख रही है कि हमारे देश में यह जांच न किस तरीके से रेंग रही है। 10 दिन लग गए डेथ टोल अनाउंस करने में, 30 दिन लग गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, उसमें भी सवाल नहीं उठाया। 1 महीने बाद, जो कि एक रूल होता है उसके मैंने आपको देना ही होता है, तो ना करते हुए 1 महीने बाद रात के ये आपने रिएक्शन देखा देशभक्त का, जो है ये किस तरह प्लेन क्रैश हुआ, उसकी रीजंस दी गई हुई हैं। अगर आप इसी तरह के और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम को मोटिवेशन मिले और वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हों।